आदाब दोस्तों, मैं हूं आपका होस्ट और दोस्त डॉक्टर मुनीर। रेडियो मानू 90.0 एफएम की टेस्ट सर्विसेज में आपका खैर मकदम है। दोस्तों, आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं डॉक्टर एजाज अहमद साहब, जो मौसम का हाल हमें बताएंगे। और शेख दीदारुल्लाह साहब भी इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं स्टूडियो में, जो हमें हैदराबाद में जारी सरगर्मियों के बारे में फराहमी पैदा फरमाएंगे, हमें आगाही फराहम करेंगे। और इसी के साथ हमारे साथ आज मौजूद हैं जनाब उमर आज़मी साहब, जो इंस्ट्रक्शनल मीडिया सेंटर में बाहिसियत प्रोड्यूसर पिछले कई सालों से खिदमत अंजाम दे रहे हैं। आप तमाम हजरात का स्टूडियो में खैर मकदम है। थैंक यू। सबसे पहले मैं जनाब एजाज अहमद साहब से जानना चाहूँगा कि आज शहर के मौसम का हाल क्या रहेगा। शुक्रिया डॉक्टर साहब। आदाब दोस्तों, मैं हूं एजाज अहमद। आज 28 दिसंबर सन 2025 महकमे मौसमियात के मुताबिक हैदराबाद में मौसम खुशगवार और दिन भर धूप रहेगी। दर्जा हरारत दिन के वक्त ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत 29 डिग्री सेंटीग्रेड रहेगा और रात का दर्जा हरारत 14 डिग्री सेंटीग्रेड होने का अंदाज़ा है। रात के वक्त हवा की रफ्तार कम और सर्द होने का इम्कान है। सुबह शाम हल्की धुंध जैसा मौसम हो सकता है। हैदराबाद के बेशतर इलाकों में शदीद सर्दी की लहर भी रिकॉर्ड की गई है। बहुत बहुत शुक्रिया जनाब एजाज अहमद साहब, मौसम का हाल हमें बतलाने के लिए। चलिए साथ में बात करते हैं शेख दीदारुल्लाह साहब से, जो हमें हैदराबाद में जारी सरगर्मियों के बारे में आगाही फराहम करेंगे। जनाब शेख दीदारुल्लाह साहब। जी शुक्रिया। दोस्तों आदाब, मैं हूँ शेख दीदारुल्लाह। आइए खेल से जुड़ी एक अहम खबर सुनते हैं। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी हैदराबाद इस वक्त एक कौमी सतह के बड़े स्पोर्ट्स इवेंट की मेज़बानी कर रहा है। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी हैदराबाद में 30वां इंटर आईआईटी स्टाफ स्पोर्ट्स मीट 2025 24 दिसंबर से 29 दिसंबर तक मुनक्किद हो रहा है। इस कौमी सतह के मुकाबले में मुल्क भर के मुख्तलिफ आईआईटीज़ जैसे दिल्ली, मुंबई, मद्रास, कानपुर, खड़गपुर और दीगर इदारों से असातिज़ा और स्टाफ मेंबरान मुतअद्दिद खेलों में हिस्सा ले रहे हैं। ये स्पोर्ट्स मीट दरअसल सेहतमंद तर्ज ज़िंदगी, टीम वर्क और इदारों के दरमियान बाहमी हम आहंगी को फ़रोग़ देना है। बहुत बहुत शुक्रिया जनाब शेख दीदारुल्लाह साहब, जो आपने हमें हैदराबाद में जारी सरगर्मियों के बारे में और ख़ुसूसन जो है खेल कूद से जुड़ी एक ख़बर आपने हमें हमारे सामाईन के सामने पेश की। तो दोस्तों, शुरुआत में मैंने आपसे कहा था कि हमारे साथ स्टूडियो में प्रोफेसर जनाब उमर आज़मी साहब भी मौजूद हैं, जो मीडिया सेंटर में बहैसियत प्रोड्यूसर काम कर रहे हैं। तो उनसे गुफ्तगू का सिलसिला हम जारी रखेंगे। सबसे पहले मैं आपका मकदम करता हूँ जनाब उमर आज़मी साहब क़िबला। शुक्रिया। उमर आज़मी साहब, मैं आपसे पहला सवाल तो यही करूँगा कि आपका तालीमी सफ़र कहाँ से शुरू हुआ और इसकी जो तफसीलात हैं वो हमारे सामाईन के लिए पेश करें। बिल्कुल। तो तालीमी सफ़र कहाँ से शुरू हुआ, इसकी शुरुआत मैं करूँगा अपने 10वीं क्लास से, जहाँ एक डायरेक्शनलेस एक बच्चा जो सिर्फ कॉमर्स जिसने चूज़ की सिर्फ इसलिए क्योंकि उसके दोस्त सारे कॉमर्स में जा रहे थे जी। और फिर उसके बाद 12th हमने किसी तरह से की और फिर उसके बाद हमने बीबीए में एनरोल कर लिया जी। बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन में। जी। 1 ईयर डाउन द लाइन आई रियलाइज्ड कि दिस इज़ नॉट माई कप ऑफ टी। ये मैं नहीं करना चाहता हूँ जी। तो और ये मैं कर रहा था बीबीए, मैं हूँ दिल्ली का और मैंने बीबीए एनरोल किया था बॉम्बे में। जी जी। तो मैं अपने खाला के घर पे रह रहा था। अच्छा। तो वहाँ से बिना एग्ज़ाम्स दिए मैं घर वापस आ गया। ओह जी, सेकेंड टर्म का बिना एग्ज़ाम दिए मैं घर वापस। ये बहुत बड़ा कदम उठाया। जी, बहुत बड़ा कदम उठाया मुझे, क्योंकि मुझे ये यकीन हो गया था कि मुझे आई डोंट वांट टू बी इन दिस फील्ड एनी मोर। बट मुझे उस वक्त समझ नहीं आ रहा था कि मुझे करना क्या है। तो एक तरह से एक ब्लेसिंग भी थी, एक तरह से एक बहुत बड़ी एक मेरे लिए ट्रायल भी थी एज अ स्टूडेंट, एज अ टीनेजर इन दैट एज, कि मुझे नहीं मालूम था कि मुझे क्या करना है। जी। उस वक्त मेरे लिए एक बहुत बड़ी ब्लेसिंग बन के मेरी खाला जो एक हु इज़ अ साइकोलॉजिस्ट, सो शी इंट्रोड्यूस्ड मी टू इंस्टीट्यूट कॉल्ड द MDA। जी। वो क्या करते हैं, बॉम्बे में है, दादर में लोकेटेड हैं, एंड वो क्या करते हैं कि दे रन एप्टीट्यूड टेस्ट्स जी फॉर किड्स। एंड मतलब अब तो जैसे उस वक्त बहुत न्यू था, उस वक्त सोशल मीडिया का भी उतना वो नहीं था, तो मालूमात भी नहीं थी लोगों को उसके बारे में।
लेकिन अब तो बहुत एविडेंट हो गया है। जी। और वो छोटे बच्चों से ली मतलब यंग एज के स्टूडेंट से भी कि मतलब एटलीस्ट उनको एक डायरेक्शन मिल जाए कि वो जी। किस चीज़ में उनका एप्टीट्यूड है बिल्कुल। और किस चीज़ में उनका इंटेलिजेंस है। और वो रुझान देखना। रुझान एंड मतलब इंटरेस्ट भी आपका मैटर करता है, आपका इंटेलेक्ट भी मैटर करता है। जी। तो वो 6 घंटे का टेस्ट लेते हैं। ओहो, जी काफी तवील वक्त। जी, बहुत तवील एंड इतना ज़्यादा। एंड इट इज़ द टेस्ट इज डिवाइडेड इनटू 3 मतलब 6 डिफरेंट कैटेगरीज। ओहो। स्पेशल इंटेलिजेंस, लॉजिकल रीजनिंग और मतलब मैथमेटिकल रीजनिंग, जो आपका जो भी है जितना जी। भी तरह के। एंड फिर उसके बाद एक साइकोलॉजिकल सेशन होता है विद अ साइकोलॉजिस्ट हु रेकमेंड्स यू कि आप क्या क्या करने के काबिल हैं ओह, और किस किस चीज़ में आपका इंटरेस्ट है, तो वो अलाइन करके आपको गाइड करते हैं हाँ, कि आप क्या क्या कर सकते हैं। पूरा सो इसका आई हैड द एप्टीट्यूड, सॉरी आई हैड द इंटेलेक्ट टू बी अ न्यूरोसर्जन, जी जी। बट आई डिड नॉट हैव द कंसंट्रेशन पावर टू एग्जीक्यूट द न्यूरोसर्जरी। ओहो, जी सो ये एक बहुत बहुत इम्पोर्टेंट, मैं समझता हूँ कि ये आज की डेट में हर किसी के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है कि बच्चों को मालूम होना चाहिए कि वो क्या करना चाह रहे हैं। ये बड़े मरहले से गुजरे हैं आप। बहुत बड़े मरहले तो से। मतलब पॉलिशिंग होने के बाद, बिल्कुल स्क्रूटनाइज होने के बिल्कुल बाद बिल्कुल। में बहुत तो मुश्किल। वहाँ उन जो साइकोलॉजिस्ट थी तो उन्होंने रिकमेंड किया कि आई थिंक यू आर नॉट मेंट फॉर द बिजनेस फील्ड जी बिकॉज यू हैव द एक्यूमेंट फॉर इट, जी। यू हैव द इंटेलेक्ट फॉर इट, बट बिकॉज आपका जो रुझान है, आपका जो एप्टीट्यूड है, आपका जो इंटरेस्ट है, जी। वो फाइन आर्ट्स की तरफ ज़्यादा जा रहा है, अच्छा। सब टुवर्ड्स समथिंग क्रिएटिव। सो आई थिंक यू विल डू बेटर इन अ क्रिएटिव फील्ड ओहो। रादर देन अ मैथमेटिकल और वैसी फील्ड और शुरुआती स्टैटिस्टिकल दौर में लोगों ने जान लिया था कि आप जी, क्रिएटिव कुछ काम करेंगे आगे चल तो वहाँ से फिर मैं वापस आया जी एंड इत्तेफाक से उस वक्त जामिया के फॉर्म्स निकले हुए थे, तो मैंने जी। जामिया के फाइन आर्ट्स में एनरोल कर दिया एंड अल्हम्दुलिल्लाह जी। विद इन 1 गो मेरा हो गया। माशाल्लाह माशाल्लाह। तो ये किस सन की बात है? ये 2009 की बात है जी। मुनीर साहब। जी तो वहाँ फिर हमारे हेड हम लोग को मिले मोहम्मद गुफरान किदवाई साहब। जी जी। तो अब तो रिटायर हो चुके हैं, लेकिन ही वॉज अ ब्लेसिंग फॉर मी ओह बिकॉज उन्होंने जिस तरह से, उनका तरीका एकदम डिफरेंट था। जी वो बहुत ज़्यादा उनका बच्चों को लगता था, स्पेशली मुझे लगता था कि वो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं करते जी। लेकिन उनका वो इतने केयरिंग और इतने लविंग थे जी। कि मुशफिक- मतलब उन्होंने बहुत ज़्यादा मेरा साथ दिया। मुशफिक और उस्ताद। हाँ एकदम, और जी। मतलब जिनको आप समझ नहीं सकते, जिनको जी। मैं पढ़ नहीं पाया, ओह, लेकिन बाद में जाके समझ में आया नहीं ये वाकई मतलब ही वॉज केयरिंग, ही वॉज नर्चरिंग एंड मतलब बहुत अच्छा उन्होंने साथ दिया। और प्रोटेक्टिव भी जी सब जी बोल जी, सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। ऐसे असातिज़ा एंड की उनके ऐसे- अलग तरीके थे, जी, ओवर जी। प्रोटेक्टिव होने के बहुत अलग तरीके थे। जी 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 बिल्कुल बिल्कुल। इसी सिलसिले में हम आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि आपने अभी गुफ्तगू के दौरान में ये कहा कि आपका रुझान फाइन आर्ट्स जी। की तरफ था, जी तो फिर ग्राफिक एंड एनिमेशन की तरफ दिलचस्पी कैसा पैदा हुई? क्या बिल्कुल। किसी ने आपको इसमें इंस्पायर किया? बिल्कुल बिल्कुल। इस पर तो तवज्जो दीजिए। मैं बताता हूँ, इसमें 2 इंस्पिरेशंस हैं। एक मेरे बड़े अब्बू के जो बेटे हैं, भाई हैं मेरे, जी तो उनका मेरे ऊपर, मेरी लाइफ पे बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस रहा जी। है। एंड बिकॉज ही हैड ऑलवेज मतलब वो सिनेमैटिक इन्फ्लुएंस, पढ़ना, जी फिल्म्स देखना, जी। और मतलब हर तरह की फिल्म्स देखना, जी। हर रीजन की फिल्म देखना, मतलब इंटरनेशनल सिनेमा हो, इंडियन सिनेमा हो, जी। तो उसने मुझे बहुत इन्फ्लुएंस किया। जी दूसरे जो थे इसमें, अब जो एक असातिज़ा का एक वो रहता है कि मतलब वो परख लेते हैं कि वो बच्चा कहाँ है, उसका इंटरेस्ट है क्या है। जी तो खिदवाई साहब ने ही, जी जी जब मैंने अपना मास्टर्स का फॉर्म भरा जी। जामिया में करने के लिए, तो उन्होंने मुझे बुला के मेरा फॉर्म रिजेक्ट कर दिया। ओह, एंड उस वक्त मेरे पैरों के नीचे से ज़मीन निकल गई कि ये क्या हुआ है। जी तो तब उन्होंने बोला कि तुम मास कम्युनिकेशन के बच्चे हो, तुम यहाँ से निकलो जी एंड तुम यहाँ पे मुझे दिखाई मत दी जाना। ओह। तो दैट वाज अ मैसिव टर्निंग पॉइंट फॉर मी। आपकी हिडन सलाहियतों को पहचान जी, लिया था बिल्कुल उन्होंने। बिल्कुल, कि तुम एंड उनका एक और उसमें एक तरह से जो सलाहियत थी कि जी वो नहीं चाहते कि कोई बच्चा अगर एक जगह 4 साल रहे बैचलर्स करने के लिए, तो वो वहाँ की हर चीज़ से इम्यून हो जाता है। बिल्कुल तो वो एक चेंज ऑफ सेटिंग उस बच्चे की ग्रोथ को बहुत ज़्यादा एम्पावर करती है, और एकदम अलग तरीके से बच्चा ग्रो करता है। हाँ, बिल्कुल, तो बिल्कुल। वो उनकी बहुत बड़ी एक एक्सपीरियंस का वो था, पार्ट था, जो उन्होंने मुझे भेजा वहाँ से। जी और फिर हर जगह मैंने एंट्रेंसेस दिए मास कम्युनिकेशन के, फिल्म्स के, डिज़ाइनिंग के। तो आई लैंडेड अप इन जी जी मास कम्युनिकेशन रिसर्च सेंटर इन जामिया मिल्लिया इस्लामिया। जी तो वहाँ पे मेरी एक नई ज़िंदगी की शुरुआत हुई। जी तो वहाँ पे फिर मुझे फाइनली पता चला कि हाँ, दिस इज़ व्हाट आई वांट टू डू। जी वहाँ पे भी आके मुझे अब एक और ब्लेसिंग की, वहाँ पे जो हमारी टीचर थी शबानी आजम मैम, जी तो उन्होंने हम लोग को, शी मेड श्योर दैट ऑल ऑफ अस, 20 लोग थे हमारे क्लास में, जी उन्होंने शी मेड श्योर कि ऑल 20 ऑफ अस
डू इंटर्नशिप्स इन आवर समर वेकेशंस। अच्छा। एंड उन्होंने अपने ही सोर्सेज लगा के सारे बच्चों को ऑल ओवर इंडिया जी 5-5 के लॉट्स में, एक बॉम्बे गया 5 का लॉट, अच्छा। एक चेन्नई गया 5 का लॉट, एक हैदराबाद आया 5 का लॉट, एक गुड़गांव गया 5 का लॉट, तो ताकि उनको इंडस्ट्री का एक्सपीरियंस हो। जी वहाँ पे मुझे पता चला कि मुझे क्या नहीं करना है एनिमेशन में भी आके। तो एनिमेशन के दो पहलू हैं, जी एक जो है जो बहुत ही ज़्यादा लेबोरियस वर्क है, जी और एक है जो बहुत ही ज़्यादा क्रिएटिव वर्क है। बिल्कुल। तो लेबोरियस मैं उसको नीचा नहीं दिखा रहा हूँ, लेकिन मैं उसको ऐसे कर रहा हूँ कि मैं बताना चाहूँगा कि वो काम मैं नहीं कर सकता जी जो एक बिल्कुल, बिल्कुल। वीएफएक्स आर्टिस्ट का काम है। मेरी वाइफ वीएफएक्स आर्टिस्ट हैं, जी जी तो मैं वो काम नहीं कर नहीं सकता कर सकते। क्योंकि वो मेरे लिए बहुत ज़्यादा, उतना पेशेंस मेरे अंदर नहीं है। नहीं तो उस चीज़ को बच्चों को समझना आज की डेट में बहुत ज़्यादा बहुत ज़रूरी है कि बहुत किस ज़रूरी। तरह से अगर आप आर्ट्स की फील्ड में आ रहे हैं, फाइन आर्ट्स की फील्ड में आ रहे हैं, एनिमेशन की फील्ड में आ रहे हैं, तो उन एनिमेशन की फील्ड में भी बहुत ज़्यादा डिफरेंसेस हैं जी जो आपको मालूम होने ज़रूरी हैं। बिल्कुल। अब रही बात ये, आपने जो जिक्र किया है कि अपने असातिज़ा का आपने जिक्र किया है, जी लेकिन ग्राफिक एंड एनिमेशन में जो आपकी दिलचस्पी आई है, जी जी। इसमें किसी को आप आइडियल मानते हैं जिसके बाद में आप इस सॉलबास 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 तो एक कुछ कहना चाहेंगे? जी एक टाइटल एनिमेटर थे जी जी जो उन डायरेक्टर हैं, मशहूर हॉलीवुड के फेमस डायरेक्टर हैं, जी जिनकी फिल्म साइको, वर्टिगो और जी। ये सारी थी, अल्फ्रेड हिचकॉक। जी तो उनके वो मेन लीड टाइटल एनिमेटर थे। जो जी। उनका जो एनिमेशन था जी जी वो उस जमाने में जहाँ पे कोई सॉफ्टवेयर नहीं थे, कुछ भी नहीं थे, वो सारी हैंड ड्रॉन एनिमेशन जी थी। जी तो सॉल बास का एक बहुत बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट जी। मेरे लाइफ पे इन्फ्लुएंस रहा है, जी क्योंकि वो उन्होंने टाइप के साथ खेला। टाइप के साथ। अच्छा। टाइप मतलब वो आपकी टेक्स्ट के साथ। टेक्स्ट के साथ। जी हाँ। एनिमेशन पूरा वो टेक्स्ट को लेके होता था, एंड फिल्म की थीम को लेके वो एनिमेट करते अल्फाबेट्स। थे। जी अल्फाबेट्स को, लेटरिंग को। जी जी तो टाइप फेस के साथ उनका पूरा वो था जी, जी। काम। तो वो बहुत मैसिव इन्फ्लुएंस था, विच लेड मी टू हेल्प मी डीप डाइव इनटू द फील्ड ऑफ एनिमेशन। जी जी बिल्कुल। ये तालीमी सफ़र के साथ जब आपने अपनी जो है मुलाजिमत का आगाज़ किया जी, तालीम जी, की तकमील जी, के बाद जी, में, जी। तो वो कहाँ से शुरुआत हुई? शुरुआत इन अगेन इट वाज अ ब्लेसिंग कि मैंने एक इतना बड़ा प्रोडक्शन हाउस उस वक्त ज्वाइन किया, एंड न्यू दिल्ली टेलीविजन, एनडीटीवी से मैं पहला NDTV, हाँ, जी। मेरा पहला मुकाम था काम का। जी तो वहाँ मेरे एक सीनियर मुझे मिले, मनोज सर, जी जो मरहूम हो चुके हैं, जी। एंड ही लेड द टीम बाय एग्जाम्पल। मतलब वो वहाँ पे कोई हायरार्की नहीं, कुछ भी नहीं, जी एंड इट वाज वन यूनिट फंक्शनिंग एज अ रोबस्ट मैकेनिज्म, मतलब टीम मैकेनिज्म की, मतलब कि हाँ टीम वर्क। एंड वो सिर्फ मनोज सर की वजह से था। तो वो एक उसमें ही इंस्पायर्ड मी टू बी अ गुड लीडर, हाउ टू लीड बाय एग्जाम्पल बिल्कुल एंड हाउ टू वर्क अलॉन्ग विद द टीम, बिल्कुल बिल्कुल कि सही। वो किसी के ऊपर बोझ नहीं आने देना। हम्म, तो वो बहुत एक मैसिव लर्निंग कर्व था मेरे लिए। जी 4-5 साल में वहाँ पे था, फिर जी। उसके बाद यहाँ पे जी। में बतौर एक प्रोड्यूसर। चूँकि आपकी ज़िंदगी के जो सफ़र आपने अहवाल बयान किए हैं, जी उसमें तालीमी सफ़र के बारे में आपने अच्छी खासी रोशनी जी, डाली। जी। फिर उसके बाद में ग्राफिक एंड एनिमेशन में आपकी जी, दिलचस्पी किस जी, तरह से हुई, जी, जी, और फिर इसमें आपके आइडियल कौन थे, इस पर जी। हमने गुफ्तगू की। जी। सामीन ये जानना चाहते हैं कि मौजूदा दौर में हम्म, अप्रोच इन दिस पर्टिकुलर फील्ड, हम्म, मतलब ग्राफिक एंड एनिमेशन में मौजूदा दौर में जो मौजूदा नई नस्ल है, उनको कैसे मौके फराहम होंगे? बिल्कुल। ये बहुत वाज़ेह सवाल है और बहुत अच्छा सवाल है आपका कि किस तरह से हम लोग इस फील्ड को अप्रोच करें। जैसे कि मैंने पहले बताया कि जी। आपको फाइन आर्ट्स, एनिमेशन, डिज़ाइनिंग, उसमें भी फर्दर बहुत सारी फील्ड्स हैं, जी और उसमें भी बहुत सारी सब स्पेशलाइजेशंस हैं जिसमें जी। बच्चे स्पेशलाइज कर सकते हैं। बिल्कुल एंड उसमें आपको एरिया ऑफ इंटरेस्ट जानना, अपना अपना खुद का, कि आप जी। क्या खुद करना चाहते हैं। जैसे मैं एनिमेशन में आके एम इन एनिमेशन, वीएफएक्स एंड एनिमेशन कर रहा था, तो वहाँ पे आके एक 3D एनिमेशन इंस्टीट्यूट में, सॉरी इंस्टीट्यूट कह रहा हूँ, ऑर्गेनाइजेशन में जाके, टाटा लेक्सी जैसी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन थी, जी। तो वहाँ पे जाके मुझे पता चला कि मैं वो काम नहीं कर सकता। ओह और ये काम मैं नहीं, मतलब मैं इसलिए नहीं कर सकता क्योंकि वो बहुत लेबोरियस और बहुत पेशेंस वाला काम है। जी मुझे एक ऐसा काम करना है जिसमें मैं अपना दिमाग मतलब दौड़ा के खुद से कुछ प्रोड्यूस कर सकूँ, हाँ क्रिएट कर सकूँ। बिल्कुल तो वो एक चीज़ थी। और तीसरी चीज़ ये कि किस तरह से, हाँ एआई का तो दौर है, तो आप एआई में हेविली इन्वेस्ट करें, अपनी एजुकेशन को एआई में इन्वेस्ट करें, कि किस तरह से एआई को आप एथिकली जी एक्सट्रैपोलेट करके आप अपनी चीज़ें कर सकते हैं, काम कर सकते जी। हैं, और उसमें बहुत सारे एवेन्यूज़ इंशाल्लाह आपके लिए खुल जाएंगे। जी जी। आखिरी सवाल आपसे ये पूछना चाहूँगा जी। मैं कि मौजूदा दौर में टेक्निकल तौर पे तो बहुत स्ट्रांग हो चुकी है पूरी दुनिया, सोशल मीडिया, एआई, अभी आपने जैसा बिल्कुल। तज़किरा किया, अभी चैट जीपीटी है, जी। बनाना है, तो इसमें जैसा आफ्टर इफेक्ट्स ही लास्ट
फुल स्टॉप मानते थे, अब कौन सी उसमें तरक्कियाँ हुई, उस पर रोशनी डाल दी। आफ्टर इफेक्ट्स सिर्फ एक टूल है जी कोई भी सॉफ्टवेयर जो होता है वो महज एक टूल है। जी आप उस टूल को किस तरह से यूज़ कर रहे हैं वो आपके एक्सपीरियंस और आपके दिमाग के ऊपर है कि वो मुझे किस तरह से वो चीज़ एग्जीक्यूट करनी है और मुझे क्या फाइनल आउटपुट चाहिए। अगर उसकी क्लैरिटी आपके लिए आपके अंदर आपके दिमाग में नहीं होगी तो आपको कोई भी मैं सॉफ्टवेयर दे दूं जो सेम काम करता है तो वो मायने नहीं रखेगा। बिल्कुल सही। क्योंकि आफ्टर इफेक्ट जैसे अब फोटोशॉप है, फोटोशॉप में ही एक चीज़ करने के लिए 10 तरीके हैं जी, मास्किंग करने के लिए 10 तरीके हैं। आप उसकी अप्रोच जी, आप कितना तेज़ी से काम करते हैं, आप किस तरह से काम करते हैं, आप कितने टाइम से काम करते आ रहे हैं, तो उस पर भी बहुत डिपेंड करता है। बिल्कुल बिल्कुल सही। जी तो जनाब उमर आज़मी साहब, आपका बेहद शुक्रिया जो आप हमारे स्टूडियो में तशरीफ़ लाए, और फिर जब वक्तन फ़वक्तन आपको जो है बुलाया जाएगा और स्टूडियो में जो है आपका खैर मक़दम किया जाएगा, फिर आपको इंशाल्लाह याद किया जाएगा। थैंक यू सो मच। स्टूडियो में आने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। जज़ाकल्लाह। तो दोस्तों, आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद थे शेख दीदारुल्लाह साहब, डॉक्टर एजाज़ अहमद और जनाब उमर आज़मी साहब, जो है मौसम के हाल और हैदराबाद में जारी सरगर्मियों से हमें आगाही फराहम कर रहे थे, और ख़ुसूसी तौर पर मदऊ किए गए थे जनाब उमर आज़मी साहब, जो प्रोड्यूसर हैं इंस्ट्रक्शन मीडिया सेंटर में, जो कई सालों से बहैसियत प्रोड्यूसर अपनी खिदमत अंजाम दे रहे हैं। उन्होंने अपनी ज़िंदगी के तमाम अहवाल आपके सामने बयान किए और मौजूदा नस्ल के लिए एक पैगाम भी दिया, एनिमेशन, ग्राफिक एंड एनिमेशन की दुनिया में किस तरह से वो अपना मकाम बना सकें। तो दोस्तों, मैं एक बात यहाँ आपसे कहना चाहूँगा कि रेडियो मानू 90.0 FM की टेस्ट सर्विसेज का आगाज़ तो हो ही चुका है, जैसा कि आप लोग जानते हैं, लेकिन क्या आप लोग ये जानते हैं कि इसके पीछे कैप्सूलिंग, एडिटिंग और तमाम जो काज होते हैं उसके पीछे टीम का काम होता है। ये जॉइंट एक्शन टीम होती है जो मुकम्मल तौर से जो है टीम वर्क का काम करते हुए एक आउटपुट देती है। इसी सिलसिले की कड़ी के तौर पर प्रोड्यूसर साहब जनाब उमर आज़मी साहब को हमने आज मदऊ किया था, जो ऑफ स्क्रीन रहते हुए पर्दे के पीछे से बहुत सारे काम करते हैं। इसीलिए हमने उनकी तमाम टेक्निकल बातों पर भी गुफ्तगू की और आपको हत्तल इम्कान मालूमात फराहम करने की कोशिश की। तो जनाब, एक और शख्सियत मीडिया सेंटर की जो पर्दे के पीछे से भी काम करती है, इंशाल्लाह उनसे भी आपको रूबरू करवाएंगे। और इस सिलसिले में अगर आपको कुछ सजेशन देनी है या इस्लाहात के लिए राबिता करना है तो हमें आप इस जीमेल पर भी राबिता कर सकते हैं, radiomanu@manu.edu.in। आइए अब मानू का तराना सुनते हैं। ये बाबे शहरे इल्म है उर्दू ज़बान का, ये बाबे शहरे इल्म है उर्दू ज़बान का। आओ सफ़र यहाँ से करे आसमान का, ये बाबे शहरे इल्म है उर्दू ज़बान का। इल्मो कमाल फज़लो शेयारो शूर तक फैली है दिल नवाज़ महक दूर दूर तक। मिलता यहाँ निसाब है सारे जहान का, ये बाबे शहरे इल्म है उर्दू ज़बान का, ये बाबे शहरे इल्म है उर्दू ज़बान का। हर नक्शो रंगो बू से करो अपनी गुफ्तगू, आजाद दरसगाह की है ये भी जुस्तजू। सब फासला मिटा
बढ़ाते चलो दरमियान का। ये बाबे शहरे इल्म है उर्दू ज़बान का। ये बाबे शहरे इल्म है उर्दू ज़बान का। ग़र्बो जुनूब से हो के शर्क़ो वो शुमाल से आगे बढ़ो ख़याल मिला दो ख़याल से। चर्चा हो कायनात में हिंदुस्तान का। ये बाबे शहरे इल्म है उर्दू ज़बान का। ये बाबे शहरे इल्म है उर्दू ज़बान का। फसले सदा बहार से बस्ती बसी रहे। मिलकर दुआ करो कि ये खेती हरी रहे। साया रहे सरों पे किसी साहिबान का। आओ सफर यहाँ से करे आसमान का। ये बाबे शहरे इल्म है उर्दू ज़बान का। ये बाबे शहरे इल्म है उर्दू ज़बान का।